हेलो एंड हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको जो हिंदी का क्लास 10वीं का हिंदी का विशिष्ट पेपर है उसके रिवीजन टेस्ट के 5वीं 6वीं 7वीं और आगे के आंसर प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। सारे आंसर बिल्कुल सही हैं, सो आप बिना किसी डाउट के इन आंसर को अपने नोट कॉपी पे लिख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन था हमारा, बालक कौन सी क्रियाएँ से माताएँ प्रसन्न होती हैं। मात्राएँ लिखा है पर क्वेश्चन है माताएँ प्रसन्न होती हैं। सो इसका आंसर है माताएँ बालक राम की चंद्रमा की मांग करने की और कभी अपनी परछाई से डरने की तो कभी करताल बजाकर नाचने की चेष्टाओं के कारण प्रसन्न है। ठीक है, और आप इसके स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से कर लीजिए। 6वां क्वेश्चन है, भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण कवि ने क्या बताया है अथवा निशा काल के चर अभिशापित किसे कहा गया है। सो यहाँ अथवा वाला आंसर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दोस्तों ये है 6वें का आंसर निशा काल के चर अथवा वाला। ये आपका 6वां आंसर हो गया, जल्दी से उतार लीजिए आप। फिर हमारा क्वेश्चन है, रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी दो रचनाओं के नाम लिखिए। सो दोस्तों 7वें का आंसर ये है, रीतिकाल के आप दो का नाम लिख देना, एक केशव दास का लिख देना और एक लिख देना पद्माकर का या भूषण का। और उनकी दो रचनाएँ भी हैं, एक रामचंद्रिका कविप्रिया और एक गंगा लहरी जगत विनोद। इन दो को लिख देना। इसका आंसर हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां का 8वां क्वेश्चन था, भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है। तो इसका आंसर है, तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन का आंसर भाषा की प्राप्ति, आप जल्दी से नोट कर लीजिए भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है। 8वां आंसर। 9वां क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी में कोई दो अंतर लिखिए। सो ये है उपन्यास और कहानी में दो अंतर। उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है और कहानी का क्षेत्र सीमित होता है। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है और कहानी में जीवन के किसी एक खंड या एक भाग का चित्रण होता है। ये हो जाएगा हमारा 9वां आंसर, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए या सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय लिखिए। सो दोस्तों 10वें क्वेश्चन का आंसर माई की बगिया का वर्णन शब्दों में कीजिए। नर्मदा के उद्गम कुंड से थोड़ा सा ऊपर चलने पर माई की बगिया है। यह पहाड़ी ढलान पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहाड़ का काटकर यह बगीची बनाई गई है। एक जलधारा है। सो दोस्तों आप इसको देख लीजिए और इस वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी वीडियो पाने के लिए। ये है इसका पूरा आंसर। और इसकी अथवा का जो क्वेश्चन, सुश्रुत संहिता का वर्णन कीजिए, उसका क्वेश्चन ये है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। सुश्रुत संहिता एक महान चिकित्सा ग्रंथ थी जो यशस्वी शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत द्वारा रचित है। यह ग्रंथ तथा तथ्य का प्रमाण है कि प्राचीन भारत चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से बहुत आगे थे। इसमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। इसमें कुल 120 अध्याय हैं, 6 भागों में बांटा गया है। सारी डिटेल आप देख सकते हैं और इसे आप नोट कर सकते हैं बड़े आराम से। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम होने वाले यंत्रों, शास्त्रों, मवाद पड़ जाने वाले, चीरा लगाने वाले आवश्यक होता है। ये सारी डिटेल इस पे आपको प्रोवाइड की गई हैं। और इसके बाद का थोड़ा सा जो पोर्शन है वो इस तरह है कुछ, और उसके बाद आपको कुछ ये छोटी सी 2 लाइन का पोर्शन लिखना बचेगा। सो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज़ माय न्यू चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, जाके भी सब्सक्राइब कर दीजिए आप। अभी 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को निम्नानुसार परिवर्तित कीजिए या फिर अथवा द्वंद्व समास के उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर द्वंद्व समास की परिभाषा है, जिस समास में पूर्व पद
संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। यानी तो जहाँ जिस शब्द को सुन के हमें शब्द का अनुभास हो, जैसे कि द्वि या फिर त्रिपदी, द्विपदी, दशानन, 10 नन हो, है ना, 10 कर्ण, 10 वर्ण, कुछ भी जिसमें हमें सुनाई दे 10 टाइप का, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। और इसका एक उदाहरण देना था आपको, तो आप इस उदाहरण लिख सकते हैं। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन, ये 2 लिख देना आप, एक सप्तद्वीप और एक त्रिभुवन, 2 एग्जाम्पल आप लिख देना, आपका काम हो जाएगा। हमारा 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब आता है 12वां क्वेश्चन। वक्रोक्ति अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए अथवा रस की परिभाषा में उसके प्रकार लिखिए। हम यहाँ देखते हैं 12वां क्वेश्चन। दोस्तों में हम 12वें अथवा वाला करेंगे, रस के परिभाषा में उसके प्रकार लिखिए। रस की परिभाषा, जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। अर्थात रस का अर्थ आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मिलने वाला आनंद ही रस है। आप लिख सकते हैं काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं ना। अर्थात से लेके रस तक इससे लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, या फिर पूरा भी लिख सकते हैं आप, आत्मा माना गया है। और फिर इसके प्रकार पूछा था, तो और फिर रस के प्रकार देखे जाएं तो रस के 9 प्रकार माने गए हैं। श्रृंगार, विष, शांत, स्वाप, ये 9 जो हैं, श्रृंगार, विष, शांत, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, विवश, अद्भुत, ये उसके इतना लिखने के बाद, परिभाषा लिखने के बाद आप इसके ये 9 प्रकार भी लिख दीजिएगा। हमारा 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब 13वां क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 13वें का आंसर, दोस्तों 13वें क्वेश्चन का आंसर ये है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के संयोग कहा जाता है, अथवा वाला है जे, आप इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए, बिल्कुल राइट है, 100% राइट है, क्योंकि मैं आपको बुक ही उतार रहा हूँ। ईसा से 600 वर्ष पूर्व और सन 1000 ईसा तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए संयोग था। अत्रि जो भी है यहाँ से आधारित थे, तक आप इसे लिख लेना। ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लीजिए, जो करना हो आपको, पॉज करके आप इसे पूरा देख सकते हो। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है। समास वगैरह कर लीजिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसका आंसर आपको बता, दोस्तों हम उनसे क्वेश्चन 14वें का आंसर आपको बात प्रोवाइड कर देंगे। आप इसे सिंपल गूगल पे जाके बोल सकते हो, तन के भाव का शब्द समूह या बोल सकते हो। और फिर हमको बताते हैं आपको 15वां क्वेश्चन नंबर, रस के अंगों का वर्णन कीजिए। रस के अंग, सबसे पहले आप लिखेंगे कि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। फिर इनका वर्णन करने को कहा तो आप स्थायी भाव का वर्णन कर लेंगे, मतलब कि ये लिख देंगे पूरा। मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। रति, हास, शोक, उदास, क्रोध, विस्मय, जितना भी पूरा लिख देंगे। फिर पूछा है, फिर दूसरा अंग है विभाव, विभाव के बारे में आप जितना है पूरा लिख देंगे। फिर विभाव का भी 2 प्रकार होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी आपको। तो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव की परिभाषा लिख देंगे। फिर अनुभाव की आप इसे पॉज करके लिख, और फिर थर्ड है अनुभाव, तो अनुभाव में आप इसका पूरा लिख देंगे। अनुभाव का 10 संचारी भाव कर, और संचारी भाव के बाद बस आपका आंसर ख़त्म होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है कि महाकवि सूरदास अथवा गोस्वामी तुलसीदास की काव्य का विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के पर लिखिए। तो हम यहाँ की करते हैं, स्वामी तुलसीदास जी का कर। पूछा गया है तुलसीदास जी की 2 रचनाएं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो आप लिख सकते हैं 2 रचनाएं, एक रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका। रचनाएं लिख देना, डैश कर देना रामचरितमानस और विनय पत्रिका। फिर पूछा है भाव पक्ष, तो आप लिख देना भाव पक्ष में भक्ति भावना, और ये पूरा लिख देना इस पर भक्ति भावना। दोस्तों आपको भाव पक्ष में भक्ति भावना, उसके बाद सामान्यवादी दृष्टिकोण, ये भी लिखना होगा। फिर रस सिद्धता, यानी ये 4 लाइन लिखनी होंगी। फिर लोकहित, यानी कि इसकी 4 लाइन लिखनी होंगी। भाषा पूरी,
अलंकार योजना, शैली, शैली इतनी नहीं और भी है। और फिर यहाँ तक आपको लिखना है शैली का, शैलियों में काव्य की रचना है। फिर पूछा गया है साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान आपको ये पूरा लिखना होगा। साहित्य में स्थान से लेकर तुलसी की कला, ये आपका ये पूरा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में यही है सेम, तो इसमें हम किसी एक का कर लेते हैं। तो हम करते हैं लाली प्रसाद द्विवेदी का। लाली प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं थीं। पहली थी आप देख सकते हो उपन्यास में चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोता, ये 2 रचनाएं आप लिख देना। भाषा पूछा गया है, भाषा में आप इतना पूरा लिख देना, नज़र आती है। शैली पूछा गया है, शैली में आप इतना और लिख देना। और एक गणितात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली थी, भावनात्मक थी और व्यंग्यात्मक शैली थी, उदाहरण शैली थी। इतना आपको लिखना है, जैसे था तो जैसे का आपको इतना और लिखना है। और साहित्य में स्थान में इतना और लिखना है, लिखना बहुत है आपको उस पर। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आगे का हम आपको कुछ समय के बाद वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।